जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आई गेस हर स्टूडेंट के लिए फेवरेट टॉपिक में से एक है एंड साइड बाय साइड ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड। सो मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ड ऑन माई लिमिटेड नॉलेज एंड माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, और जितना भी मुझे 3-3.5 साल में जो एक्सपीरियंस रहा है मॉक टेस्ट को लेके वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, एज अ स्टूडेंट आप ये वीडियो देखिए। इसमें से इस पूरे वीडियो में, इस पूरे डिटेल में जो भी आपको लगता है कि ओके दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैम ठीक बोल रहे हैं, तो उसे अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करिए। वॉट एवर कम्स, जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और भी है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, टॉपर्स की वीडियो जब आप देखते हैं, सो वॉट एवर कम्स नेचुरल टू यू, जो भी उन्होंने फॉलो किया है, इफ़ दैट इज़ समथिंग यू कैन फॉलो, तो उसको अपने स्ट्रैटेजी के पार्ट में इंक्लूड करिए और बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें से आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और अपना स्ट्रैटेजी आप खुद से बनाइए बेस्ड ऑन जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपको नेचुरल लगे। सो बिफोर डिस्कसिंग कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, मेनली 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो आने वाला यूपीपीसीएस प्री या फिर प्री लिखने वाला है, चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए या यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए। पहले तो होते हैं वो स्टूडेंट जो मोर देन 2 अटैम्प्ट्स दे चुके होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है मोर देन 2 अटैम्प्ट्स का। एक होते हैं जिन्होंने सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो जिन्होंने एक ही अटैम्प्ट दिया है, हो सकता है कि प्रेपरेशन पूरी ना हुई हो जिसके कारण वो उस अटैम्प्ट को देने के बाद में वो क्लियर ना कर पाए। और एक होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट वाले जिनको लिमिटेड नॉलेज होती है कि करना क्या है ना। तो हम सारी डिस्कशन इन स्टूडेंट्स के टाइप के डिफरेंट टाइप को क्या क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए, वाई मॉक टेस्ट। तो देखिए, क्यों देना चाहिए उसको आंसर करने के पहले देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए बाय नाउ कि हमें मॉक टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए। मॉक टेस्ट हमें, इट विल नेवर हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आपको पता करना है, क्योंकि देखिए अगर आप बिहार का पीसीएस दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं या छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं, हर किसी का पीसीएस या फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस एंड यूपीएससी के पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, स्टेट पीसीएस के भी पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आपको ये पता करना है कि पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा। एक तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि जितना सब ऐसा बोलते हैं ना कि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना बेटर चांस है कि आप एग्ज़ाम में करेक्ट करके आएंगे, या फिर नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द टेस्ट। ये ना, मुझे अकॉर्डिंग टू मी, अगेन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की उस पर, ये एक मिथ है। मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करता। सो हमको मॉक टेस्ट बेसिकली हेल्प क्यों करता है, व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर देखना चाहिए। तो सबसे पहले, जब इनिशियल स्टेज पे हम मॉक टेस्ट देते हैं तो ये हमें हेल्प करता है रीडिंग स्पीड पकड़ने में, कि हमारी रीडिंग स्पीड क्या है। देयर आर स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट देने के समय 3 रीडिंग भी ले पाते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स जो 2 रीडिंग में कंप्लीट करते हैं, एंड मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ 1 गो में, एक रीडिंग देते हैं, उनका जो इंस्टिंक्ट होता है, उनका नॉलेज जो बोलता है, वो उसके बेस पे ही एग्ज़ाम देते हैं। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये जानने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है, हमें इससे अपनी एनालिटिकल स्किल के बारे में पता चलता है। इसके बारे में हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें मॉक टेस्ट का कैसे यूज़ करना है जिससे हमें अपनी एनालिटिकल स्किल्स के बारे में प्रेजेंटली क्या है वो पता चले, और हम इसे एनहेंस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, 8-10 मॉक टेस्ट जब हम दे देते हैं, तो उसमें हम कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। जब ये सिली मिस्टेक हमारी मॉक टेस्ट में हो जाती है तो चांसेस ये होता है कि हम इसे एग्ज़ाम हॉल में रिपीट ना करें। पर भी अगर आप ये बोलेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में इतना मॉक टेस्ट 50-60 मॉक टेस्ट दे देते हैं जिससे हम सारे सिली मिस्टेक्स मॉक टेस्ट के दौरान ही कर देंगे, एग्ज़ाम में ऐसा होगा नहीं, तो देखिए ऐसा होने नहीं वाला। एंड दैट इज़ द रीज़न। देखिए, सिली मिस्टेक्स भी होते हैं और साइड बाय साइड
सारा इन्फॉर्मेशन हम याद नहीं कर सकते हैं, ओवरवेलमिंग होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न हमेशा कट ऑफ देखेंगे ना आप, तो 55 से 60% के बीच ही कट ऑफ जाता है। और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो कट ऑफ 50% के अराउंड जाता है। तो देखिए 50% मतलब 40 to 50% चांसेस हमको देता है पीएससी कि हम मिस्टेक कर सकें। तो सिली मिस्टेक को लेके ना बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, और रॉन्ग आंसर कर दिया उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मॉक टेस्ट हमको कुछ कुछ ऐसे मिस्टेक करने के लिए अवेयर कर देता है जो कि हमें रियल एग्ज़ाम में हम रिपीट ना करें। और इसके साथ साथ जो मुझे लगता है जिसके लिए मैं मॉक टेस्ट देती हूँ वो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। देखिए करंट अफेयर अगर आप आई दृष्टि पढ़े, पॉइंटर्स पढ़े, या फिर आप विजन आईएएस पढ़े, ये कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, ये इतना सारा कुछ एक बुक में दे देते हैं कि देखिए उन सारे चीज़ों को अगर हम पढ़ने जाएँ या मगअप करने जाएँ तो उससे हमारा हो सकता है कि एग्ज़ाम में हम करेक्ट आंसर तक ना पहुँच पाए। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, जो भी मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जिस भी सेंटर की आप बात करें, उनमें से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है ना बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न का, तो उसको वो इंक्लूड करते हैं अपने एमसीक्यूज़ में। तो मैं अगर आप मेरे लिए पर्सनल पूछेंगे कि जो आने वाला जो 2022 का जो प्री देने वाला है उस पर मैं मॉक टेस्ट जो देने वाली हूँ वो मैं सिर्फ इसी रीज़न के कारण देने वाली हूँ कि मुझे करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना वो उसका नॉलेज मुझे मॉक टेस्ट से पता चलता है। अब डिस्कस करते हैं कि कितने मॉक देने चाहिए। ठीक है, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी अभी 2 या 3 बार स्पेक्ट्रम पढ़ा है, 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ा है, जो बेसिक बुक्स है, एक आध बार घटना चक्र पढ़े हैं, उन स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। लेट मी डिस्कस दिस फर्स्ट, और उसके बाद जो बचे हुए 2 टाइप के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगर आपने मिनिमम 2 बार स्पेक्ट्रम पढ़ना है, इसके लिए आपको 1 बार आपकी लक्ष्मीकांत पूरी हो जानी चाहिए या फिर घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र की एक बार रीडिंग हो गई, स्पेक्ट्रम 2 बार हो गया, 1 बार आपने एनवायरनमेंट की वीडियो जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो वाले में डिस्कस कर लिए वो 1 बार आपने फर्स्ट राउंड कर लिया ना। 1 बार अगर होने के बाद में हमें क्या करना है, 4 से 5 मॉक टेस्ट देने हैं। इन 4 से 5 मॉक टेस्ट में हमें करना क्या, ये बिल्कुल इनिशियल मॉक टेस्ट होगा। कोशिश करिएगा कि ये मॉक टेस्ट आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट देखिए 2 टाइप के मॉक टेस्ट आते हैं मार्केट में, वो जब आप परचेस करने जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड भी करते हैं तो 2 टाइप के मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक तो सेक्शनल मिलता है और एक होता है जिसमें फुल लेंथ होता है। तो करेंटली इनिशियल 1 से 10 के बीच में जो मॉक टेस्ट देना है हमें, वो हमें सेक्शनल देना है। तो 1 से 10 में भी जो पहले 5 मॉक टेस्ट देंगे ना वो सेक्शनल होगा। और इसमें हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये है कि हमें अपनी रीडिंग स्पीड पता करनी है ना, कि हम जब 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं 2 घंटे का टाइमर लगा के, तो कितने देर में हम पहला वाला रीडिंग करते हैं पूरे क्वेश्चन को रीड करने में, और फर्स्ट रीडिंग में कितना क्वेश्चन रीड करते हैं, सेकेंड रीडिंग करने में हमारा अमाउंट ऑफ टाइम कितना कम होता है, क्या हम 3 बार रीड कर सकते हैं। देखिए मेरी रीडिंग स्पीड जो फर्स्ट अटैम्प्ट में थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैं तो 5 बार रीड भी कर सकती थी। तो ये मेरा, जब मैंने अपने आप को जज किया था तो ये स्पीड थी। ज़रूरी नहीं है हर किसी की रीडिंग स्पीड इतनी ज़्यादा हो, तो इसके बारे में हमें पता करना है कि ये अच्छा जब हम इनिशियल मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारा स्कोर बिल्कुल कम आए, 40, मतलब इतना मिस्टेक कर रहे हैं कि 40 आए, 45 के रेंज में आए, 60 के रेंज में आए, किसी किसी का 70 होता है। इनिशियल 1 से 5 मॉक टेस्ट के बीच जब हम मॉक टेस्ट देंगे ना, तो इनिशियल 5 मॉक टेस्ट में हमको कितना मार्क्स आ रहा है इसके बारे में फोकस नहीं करना है। पहले रीडिंग करने के बाद में हमें कितनी रीडिंग स्पीड आ रही है, कितना टाइम लग रहा है, हमको मेन टाइमिंग देखना है हमारे में। ये टाइमिंग पता होने के बाद में फिर हम देंगे अगेन जो 5 से 10वां मॉक टेस्ट होगा वो भी हमारा सेक्शनल होगा, बट ये सेक्शनल जो होने वाला है ना, इसे कैसे देना है, पहले आपने फर्स्ट रीडिंग लगाई, 1 से 5 मॉक टेस्ट दिया, अपने रीडिंग स्पीड का नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट का पैटर्न कैसे होता है। उसके बाद आपको सेकेंड रिविज़न करना है। जितने भी बुक अगर आपने नोट्स बना लिए हैं उसके रिविज़न करिए। और अगेन ये आता है सेक्शनल। तो सेक्शनल में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, है ना, तो पॉलिटी का अगर आप सेक्शनल उठाते हैं तो आप देखेंगे सेक्शनल में कैसा होता है। मॉक टेस्ट वाले ना आपको सेक्शनल के पहले सिलेबस दे देते हैं कि टेस्ट नंबर 1 में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, टेस्ट नंबर 2 में आपको ये टॉपिक पढ़ना है ना। तो उन टॉपिक पे बेस पे जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो ये जो टॉपिक आपको, जैसे टेस्ट नंबर 1 में समझ लो 8-10 टॉपिक दिए हुए हैं,
आपको इन 8-10 टॉपिक का ही रिवीजन करना है और साइड बाय साइड ये करंट अफेयर का रिवीजन करने बोलते हैं। तो करंट अफेयर वाला ना थोड़ा सा आप इग्नोर फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक बुक भी नहीं आई है मार्केट में, और जितना भी हो सकता है कि अभी तक आपने अपना करंट अफेयर का वीडियोस कंप्लीट ना किया हो, तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को भी साइड में रखिए। अगेन यहाँ पे हमारा फोकस ये नहीं है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, फोकस हमें ये करना है कि इस सेक्शनल टेस्ट में जिस टॉपिक का हमने रिविजन किया है, रिवाइज्ड वाले टॉपिक को एक दिन के, जैसे आज मैंने रिवीजन किया तो आज हम टेस्ट नहीं देंगे, एक दिन का डिफरेंस रखेंगे। आज पूरा रिवाइज करिए और फिर कल मॉर्निंग में उठ के टाइम के हिसाब से 9 o'clock 9:30 जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम होगा उस समय पे आप बैठिए, एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको बैठना है और फिर आपको टेस्ट देना है। तो टॉपिक पहले रिवाइज किया आज दिन भर, कल मॉर्निंग 9 या 9:30 बैठे टेस्ट देने के लिए और आप टेस्ट देना है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं उसको आप जब उसके बेस पे जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इस पे आपका फोकस ये रहेगा कि जितने स्टैटिक पोर्शन आपने रिवाइज किया उसके बेस पे जो क्वेश्चन आया उसमें आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ओवरऑल हो सकता है कि अभी भी आपका मार्क्स 80 60 या 80 से कम होगा, दैट्स ओके, बट अगर आपने जो पोर्शन रिवाइज किया है उस पोर्शन के बेस में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आपने कितनी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ये आपको बता देगा कि आपका स्टैटिक कितना स्ट्रांग है। अगर इसमें जो पोर्शन रिवाइज किया है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस है उस पे अगर आपका मार्क्स 60 to 65% आ रहा है ना, अगर 100 के 100 क्वेश्चंस अगर आपको 100 के 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, आपकी जितना आपको रिवाइज किया उसी पोर्शन से अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से अगर आप 60 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स आएंगे, 120 मार्क्स आएंगे। बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत कर रहे होंगे। तो ओवरऑल स्कोर अगर आप बात करें तो ओवरऑल स्कोर स्टैटिक में अगर आपका 105 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। आपको अब करंट अफेयर पे फोकस करना है एंड स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको बस ओवरऑल रीड करते जाना है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है ना। अगर इन केस आपका स्कोर 100 से कम आता है इन स्टैटिक पोर्शन में, कहने का मतलब है कि आज आपने रिवाइज़ किया, जो भी आपने रिवाइज़ किया उसके बेस पे आप कल टेस्ट दे रहे हैं और वो टेस्ट देने के कारण आपका मार्क्स 50% से भी कम आ रहा है ना। 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स से कम आ रहा है, दैट मीन्स आप ना छोटे छोटे से जो पॉइंटर्स हैं स्टैटिक के वो मिस कर जा रहे हैं। घबराइए मत, अगर आपका 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, जितना कम आएगा ना उतना अच्छा है फिलहाल, बिकॉज दिस विल गिव यू अ चांस कि आप उसको बेटर तरीके से रिवाइज करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट की तरफ नहीं जाना है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया है उसमें से आपका लेस देन 50% आ रहा है तो जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं ना उस मिस्टेक के भी आपको नोट्स बनाने हैं। तो अगेन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने क्या बोला। मॉक टेस्ट नंबर 5 से मॉक टेस्ट नंबर 10 के बीच में ये सेक्शनल देना है हमको, पोस्ट रिवीजन देना है, जो टॉपिक सेक्शनल में आने वाले हैं सिर्फ उसका रिवीजन करना है और उसके बेसिस पे टेस्ट देना है। मार्क्स अगर 105 के ऊपर है दैट मीन्स आपका पूरा फोकस अब स्टैटिक पोर्शन के लिए सिर्फ रिवाइज करना है। आपके नोट्स जो बने हैं वो अच्छे तरीके से बने हुए हैं, उसमें कुछ एडिशन करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आने वाले टेस्ट में जो भी मिस्टेक करेंगे उसको हम रिवाइज करके नोट्स बनाते जाएंगे और साइड बाय साइड अब अपना सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फोकस आप अपने करंट अफेयर को दे सकते हैं। और अगर आपका 100 से कम आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, ऑल यू हैव टू डू इज़ इसके बाद जब आप स्टैटिक का रिवीजन कर रहे हैं ना उसमें बिल्कुल अटेंटिवली आपको रिवाइज करना है एंड फैक्ट्स को ज़्यादा ध्यान रखने हैं। ये होने के बाद में आपको अब समझ आ गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि आपका स्टैटिक स्ट्रांग है या नहीं है। स्टैटिक स्ट्रांग है, गो अहेड विद करंट अफेयर। स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें एक बार और रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। अब आते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 से 15 के बीच। अब हम जंप कर सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट पे। अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है और इसमें आपको जब फुल लेंथ टेस्ट आप एंटर करेंगे, स्टैटिक आपका समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवाइज करिए और अब करंट अफेयर पे फोकस करिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ना आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, इसको ना अभी तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक ये जो फुल लेंथ देने वाले हैं इसमें अगर आपको 80 से कम आ रहा, अगर 100 अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर 100 है और 200 नंबर का पेपर है तो 200 में से अगर आपको 80 या 90 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, 80 या 90 मार्क्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। 200 नंबर के पेपर में अगर 80 to 90 मार्क्स भी आ रहे हैं ना
तो इन दैट केस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मॉक देने वाले हैं ना हम, इस पे हमें कुछ और करना है। यहाँ पे हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि हम में कितना मार्क्स आ रहा है या फिर हमने कितनी पढ़ाई करी है। यहाँ पे जो हम जज करने वाले हैं ना वो है एनालिटिकल स्किल्स। व्हेन आई से एनालिटिकल स्किल्स, इसका मतलब ये है कि जो आपने पढ़ाई करी है और अभी तक आपका मिनिमम 2 टाइम रिविजन हो चुका है, तो जो भी आपने पढ़ाई करी है 2 टाइम रिविजन करने के बाद में आर यू एबल टू अप्लाई योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या आप मॉक टेस्ट के रूप में जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो क्या आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्रोसेस कर पा रहा है, जिसके लिए आप जिसके हेल्प से आप राइट आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर आपने 100 पेज पढ़ लिया है और अगर आप 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं तो 100 पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होने वाला है, बिकॉज हमारा जो मेन एम है ना वो है कि हम MCQ का जो राइट आंसर है ना वहाँ तक पहुँचे। बिकॉज 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर हमारे आंखों के सामने होता है, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम उन 4 में से करेक्ट ऑप्शन तक कैसे पहुँच रहे हैं, यही पूरा गेम है आपका जो प्री होने वाला है उसका। तो हमें क्या करना है, कम नॉलेज में हमारा एनालिटिकल स्किल्स अगर बहुत अच्छा है ना तो कम पढ़ के भी हम करेक्ट आंसर तक बहुत क्विकली पहुंच सकते हैं। तो इसको हमें करना कैसे है, तो मैं बताती हूँ मैं कैसे करती थी। तो इसमें मैं 3 पेन, यू हैव टू यूज़ मल्टीपल कलर का पेन को यूज़ करना है। पहला तो हो गया जो आप ब्लू पेन से करेंगे, तो जो पहला रीडिंग लगाया, जो आंसर आपको आता है उसको कॉन्फिडेंटली करेक्ट टिक कर लीजिए और उसको साइड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं UPSC वाली बात करती हूँ, अगर हम 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं UPSC वाले में, तो इस 100 क्वेश्चन में से आप देखिएगा 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ना यू विल बी एबल टू नो कि आप 30 to 35 क्वेश्चंस ना बहुत ईजीली करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, है ना। ये हर किसी के साथ होता है, जिन्होंने भी 2 या 3 रिवीजन किया है ना उसको 30 से 35 क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन को अब हमको साइड हटा लेना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चंस हमें आते हैं कॉन्फिडेंटली हमने करेक्ट आंसर टिक कर दिया, इसको साइड में रख लीजिए, इससे हमारा कोई काम नहीं है। अब जो मेन मुद्दा आता है ना वो आता है ये बचे हुए 70 क्वेश्चन। इन 70 क्वेश्चन में से भी ना 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 नॉलेज होगा। 50-50 नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना उनमें से आपको ये पता होता है कि ये दोनों तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, और जो कन्फ्यूजन होता है ना, जो बचे हुए 2 ऑप्शन होते हैं ना उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम 50-50 क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो बचे हुए 70 क्वेश्चन है ना, इसमें ये 35 क्वेश्चन आपके 50-50 वाले होते हैं, एंड जो बचे हुए 35 क्वेश्चन होते हैं ना उस पर आपका 75-25 का गेम होता है, जहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचने में आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इस 35 क्वेश्चन में जहाँ पे आपको पता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं है और आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में से चूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई दूसरा पेन ले लीजिए, मे बी ब्लैक पेन यूज़ कर लीजिए यहाँ पे आप, और अब इन क्वेश्चंस को ना ब्लैक पेन से अटेम्प्ट करिए। देखिए, जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आप तुक्का लगाना चाहते हैं, जैसे भी आप उस अप्रोच तक पहुंच रहे हैं जहां पे आप 2 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद आता है ये वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, इन 4 ऑप्शन में से आपको पता होता है कि ये एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये तो पक्का आंसर नहीं है, और कन्फ्यूजन होती है जो बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इसमें फिर से आप अपना दिमाग लगाइए, जितना भी नॉलेज है, जो भी आपकी समझ हो या फिर आपको तुक्का, आपका दिल, आपका इंस्टिंक्ट, जैसे भी जिस भी अप्रोच से आप करेक्ट आंसर तक पहुँच पा रहे हैं, यहाँ इसको आपको टिक करना है। बस इतना डिफरेंस बना के रखिएगा कि ये वाले 35 क्वेश्चन और ये वाले 35 क्वेश्चन को आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, और या फिर कलर मार्किंग कर लीजिए, या फिर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट पूरा हो गया, ख़त्म हो गया, आप उसके आंसर शीट देखिए, अपनी मार्किंग देखिए। जब हम मार्किंग देख रहे हैं ना, तो वो जो हम स्टार्टिंग के 30-35 क्वेश्चंस करे किए हैं उसे भूल जाइए, उसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका दिमाग ठीक है। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे 50-50 है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि इन 35 क्वेश्चन को जब आपने अटैम्प्ट किया तो आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। अब आते हैं इन 35 के जो करेक्ट क्वेश्चंस थे, है ना, इसमें से कुछ करेक्ट करे होंगे, कुछ इनकरेक्ट करे होंगे। तो ये जो करेक्ट क्वेश्चन किया ना, अब आप दिमाग लगाइए
कि मैंने ऐसा क्या सोचा था, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस, मेरे दिमाग में मैंने कैसे इन्फॉर्मेशन को गोल गोल घुमाया और क्या मैंने ऐसा किया जिससे इवन दो आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, मेरे दिमाग ने ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया जिसके कारण आई वाज एबल टू कम टू द करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। और इसके बारे में नॉलेज अब तभी होगा जब आप थोड़ा सा ना चिंतन करेंगे कि इसमें किया क्या आपने। करेक्ट आंसर तक तो पहुंच गया, बट इतना तो आपको पता था ना कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। अगर आपको पता होता तो ये इस 35 क्वेश्चन में आता ही नहीं। कन्फ्यूजन वाले मामले में जो भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज थे, अब ये आपको ना दोनों में करना है। ये वाले 35 क्वेश्चन जहाँ पे 50-50 आपको पता था, और ये वाले 35 क्वेश्चंस, इनमें से जितने भी आपने करेक्ट किए ना, उसमें बस आपको ये दिमाग लगाना है कि मैंने ऐसा क्या सोचा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द टेस्ट के टाइम पे, जिससे आई वॉज एबल टू रीच टू द करेक्ट आंसर। एंड लाइकवाइज आपको ये करना है कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया या फिर ऐसा मैंने क्या सोचा जिसके कारण मैंने ये वाला आंसर गलत करके आया हूँ। इवन दो नॉलेज नहीं था, बट मैंने कुछ, हो सकता है ना सिली मिस्टेक, इसी को यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपके पास में नॉलेज होते हुए भी आप सिली मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, है ना। इतना होने के बाद ना, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम आपको इन्हीं में लगने वाला है। ये जो 5 टेस्ट आप देने वाले हैं ना, तो हो सकता है दिन में 1 टेस्ट दें आप, है ना, 5 दिन का टेस्ट होगा, बट इसको ओवरऑल एनालाइज करने में ना आपको 7 से 8 दिन लग सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम आपको यही लगने वाला है, ठीक है। तो ये होने के बाद में ये जो 10 से 15 टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट, एक तो आपको एनालिटिकल स्किल्स का पता चलेगा आपने। सेकेंड आपको क्या पता चलेगा कि इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं, है ना, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस, इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। तो अभी तक जितने हमने नोट्स बनाए हैं उसमें जो ऐड ऑन होने वाला है वो इन मॉक टेस्ट से ऐड ऑन होने वाला है। अब आते हैं लास्ट के 15 to 20 मॉक टेस्ट पे। ये बिल्कुल एग्जाम मोड पे दीजिएगा। एग्जाम मोड पे देने का मतलब है कि बस वो एक दिन पहले जितना आप रिवाइज कर पा रहे हैं उसके हिसाब से दीजिए। और अभी तक तो आप अब यहाँ पे ना इन मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे ना कोशिश करिए कि अगर आप 100 क्वेश्चन वाला, जैसे यूपीएससी के पैटर्न से अगर आप दे रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन अगर आप दे रहे हैं तो इस पे आप कम से कम आपको 100 मार्क्स आने चाहिए। और अगर आप 150 वाला क्वेश्चन दे रहे हैं तो 150 में ना आपको कम से कम 90 क्वेश्चंस आपको नेट में करेक्ट करने हैं। नेट में 90 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस वाले पैटर्न से, तो आप करेक्ट जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि सेग्रीगेशन करना, जो मॉक टेस्ट का सेग्रीगेशन, एंड हर 5-5 मॉक टेस्ट के बाद में आप अपना अप्रोच चेंज करना, ये सारा कुछ ना ये उन स्टूडेंट्स को देने चाहिए जो लास्ट 2 कैटेगरीज में आते हैं, जो कि जिनका पहला अटैम्प्ट है या फिर जिन्होंने अभी तक सिर्फ फर्स्ट एक ही अटैम्प्ट दिया हुआ है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए ना ये दोनों तो बहुत ईजी होगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ये जो फुल मॉक टेस्ट है ना, इस पे आप जंप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मोर देन 2 अटैम्प्ट्स हैं और अगर आपको प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ विथ कॉन्फिडेंस विथ माय एक्सपीरियंस कि जो आप गड़बड़ कर रहे हैं ना, जो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती आपकी पढ़ने में नहीं हो रही है, आपके नोट्स में गलती नहीं हो रही है। आपकी गलती बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर जा रहे हैं कि जो आप करेक्ट क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं वो आप कैसे पहुँचे, और आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। वो जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना ड्यूरिंग द एग्जाम, उसको आप एनालाइज करने में मिस कर जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपका मोर देन 2 अटैम्प्ट्स जा रहा है। तो आपको ना, जो भी मोर देन 2 अटैम्प्ट्स वाले हैं और उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है या फिर प्री क्लियर करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली, आप ना इन दोनों को मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हैं। अगेन, अगर अभी तक आपको जजमेंट आपकी होगी कि आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, उसके हिसाब से आप ये जंप कर सकते हैं डायरेक्टली फुल लेंथ पे। फुल लेंथ में आपको अगेन वही करना है, एनालाइज करिए करेक्ट कैसे जा रहा है, रॉन्ग कैसे हो रहा है, और करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं आपको यहाँ से, और अपनी मिस्टेक्स के नोट्स बनाने हैं यहाँ से। वो कर लिया, और उसके बाद में एग्ज़ाम मोड पे आके देखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। एंड देखिए, ये जो एग्ज़ाम मोड पे आने वाला है ना, ये आखिरी के 1 महीने में आने वाला है, तो इसकी डिस्कशन ना हम दूसरे वीडियो में भी कर सकते हैं। फिलहाल जो आने वाला 1 महीना है, आने वाले 30 दिन है ना, वहाँ पे हमको ये इनिशियल जो टेस्ट है ना, स्टार्टिंग के 15 मॉक टेस्ट, ये हमको जज करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आ जाते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट वन शुड गिव। मेरे हिसाब से मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25 अगेन उनके लिए जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, या फिर जिनका पहला अटैम्प्ट है, या एक ही अटैम्प्ट दिया है, प्रॉपर तैयारी से नहीं दिया है। जिन्होंने प्रॉपर तैयारी से दिया है उनको
10 मॉक टेस्ट भी आप दे दिए ना, या फिर अगर आप अपना एनालिटिकल स्किल्स आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड वेयर यू आर गोइंग राइट, इन दैट केस अगर आप 5 टेस्ट भी देते हैं तरीके से और नोट्स बनाते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिन लोगों जो प्री क्लियर कर रहे हैं सक्सेसफुली, उनको भी क्या करना चाहिए वो बता देती हूँ। हो सकता है कि आपने मोर देन 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं जिसमें से आपको एक्सपीरियंस है कि एक प्री क्लियर कर लिया है, जैसे कि उन कैटेगरी में से मैं भी आती हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ना लास्ट ईयर जो मैंने प्री के लिए ना दिया था, उसमें मैं ये सारा चीज़ें ना, आई नो वेयर आई स्टैंड, और इन सब चीज़ों में मैं कहाँ राइट कर रही हूँ, कहाँ रॉन्ग कर रही हूँ, उसका मुझे फेयर आइडिया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मॉक टेस्ट अभी भी देखने वाली हूँ, बट मैं ना वो बैठ के एग्ज़ाम मोड पे मॉक टेस्ट नहीं देने वाली। मैं सिर्फ वो मॉक टेस्ट का जो आखिरी का जो जो उसका जो आंसर की होता है ना, उस आंसर की बस एक बार रीडिंग करने वाली हूँ, जस्ट टू नो कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे पता है कि जो नए क्वेश्चन दिखेंगे उसको मैं देख के अपने नोट्स का पार्ट बनाने वाली हूँ। तो मैं अपना बहुत सारा समय मॉक टेस्ट को नहीं देने वाली हूँ, मे बी 4 या 5 दिन में मॉक टेस्ट में अपना सब कुछ खत्म करने वाली हूँ। अगेन, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू स्टैंड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, आप किस स्टेज पे खड़े हैं प्रेपरेशन के, उसके हिसाब से आप जज करिए। इस पूरे वीडियो में जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज थी और जो भी मैंने अपने गुरुओं से, जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, वो बस मैं आपको वैसी एज इट इज़ ला के बता रही हूँ। हो सकता है कि ये काम करे, हो सकता है कि ये काम ना करे, तो अब वो डिपेंड करता है। देखते हैं ट्रायल एंड एरर करके कहाँ पे पहुँचते हैं। इसके साथ साथ में जहाँ तक भी पहुँचेंगे साथ में पहुँचेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट मी नो आपके स्कोर्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, और अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो लेट मी नो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।